हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हम लोग चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले हमने जो चैप्टर 1 में रीड किया था वो मैं आपको एक बार थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ, जिससे अगर किसी ने रिवाइज़ नहीं किया हो तो आपका वापस से एक और बार रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 में क्या देखा हुआ था। एक मिनट, देखो चैप्टर 1 में हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था कि और उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा था इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो हमने सबसे पहला ज्योग्राफिकल फीचर्स जो देखा था वो हमारे हिमालयाज़ को नॉर्थ में से कोई क्रॉस नहीं कर सकता, और हिमालय हमारा नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है जो कोल्ड आर्कटिक विंड से इंडिया को बचाता है और इंडिया को वार्म रखने में हेल्प करता है। फिर क्या हुआ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी देखो सुलेमान किरथार रेंजेस पाई जाती है। किरथार रेंजेस हैं, ये सुलेमान रेंजेस है। तो यहाँ इन जो ये रेंजेस हैं उनमें पासेस बने हुए हैं, खैबर पास, बोलन पास। इनके थ्रू नॉर्थ वेस्ट से लोग ट्रैवल करके इंडिया में एंटर होते थे। ठीक है, और हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ से लेकर ईस्ट में आसाम तक फैला हुआ है। और इसी हिमालय के ऊपर काराकोरम रेंजेस है, यहाँ पे कश्मीर वैली है, यहाँ पे नेपाल वैली है। वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय के अंडर आती है, लेकिन वो इंडिया की नहीं है, वो नेपाल में पाई जाती है। ठीक है, इंडिया की अगर कोई हाईएस्ट पीक पूछता है तो वो है K2 गॉडविन आस्टिन, जो इधर काराकोरम रेंजेस में है। ठीक है, वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इंडिया की हाईएस्ट पीक बोली जाती है। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ा था इंडो गैंगेटिक प्लेन। इसमें हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था, गंगा रिवर के बारे में पढ़ा था, और एक और रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों रिवर के बारे में पढ़ा था। और ये तीनों रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, रिवर वैली है, इसके वजह से फर्टाइल प्लेन बनाती है। तो जितनी सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अक्रॉस बनी है, और गंगा सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर गंगा रिवर के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इंडो गैंगेटिक प्लेन में पढ़ा था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी साउथर्न पेनिनसुला के बारे में, जिसमें हमने इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखा था। तो साउथ में एक तो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के साथ में वेस्ट वाली साइड पे वेस्टर्न घाट है, ईस्ट वाली साइड पे ईस्टर्न घाट है। उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूस है और इनकी हाइट ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है, इसके वजह से इनके जहाँ से गैप है वहाँ से रिवर फ्लो करके आती हैं और वो ईस्ट साइड में मिल जाती हैं। लेकिन दो रिवर ऐसी हैं जो ईस्टर्न साइड से निकलती है और वेस्टर्न साइड की तरफ फ्लो होती हैं, वो है नर्मदा और तापी रिवर। ठीक है, बाकी सारी जितनी साउथ की रिवर हैं वो ईस्टर्न साइड फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। और एक और चीज़ हमने देखा था कि जो विंध्यन रेंज है वो नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइडिंग रेंज की तरह काम करती है। ठीक है, विंध्यन के जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, विंध्या के जो साउथ में है उसको साउथ इंडिया बोलते हैं। ओके, ये हमने ये सारा जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में देखा था। फिर ये भी देखा था कि हमारी एक बहुत लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, इसके वजह से मैरीटाइम ट्रेड हमारे यहाँ बहुत फ्लरिश होता था। अलग अलग जैसे ईरान से लोग आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इधर जावा, सुमात्रा, मलाय पेनिनसुला, इन सब के साथ भी इंडिया के ट्रेड होते थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर जो है। और एक और चीज़ जो लास्ट चैप्टर में मिस हो गई थी, मैंने एक तुमको वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बताई थी, वो थी अनाईमुडी। ठीक है, तो ये जो अनाईमुडी जो अनामलाई हिल्स में है, ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। पूरा जो साउथ इंडिया है उसकी हाईएस्ट पीक बोली जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है डोडा पेटा। डोडा पेटा जो है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। और अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट आबू, या गुरु शिखर भी बोलते हैं उसको, गुरु शिखर। अगर कोई आबू गया हो तो उसको पता होगा, गुरु शिखर होता है। ठीक है, और एक और जो सतपुरा रेंजेस है उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़, जो पचमरी हिल्स में आती है, धूपगढ़।
तो ये सारी हाईएस्ट पीक थी। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टोन एज, जहाँ से हमारा एंशियंट इंडिया स्टार्ट होता है। ओके, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा घर पे, बहुत ईजी हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैंने बुक में से कल रीड नहीं कराया था, मैं आपको एक बार बुक का भी बता देती हूँ। ये देखिए, हिमालयन माउंटेन के बारे में कि ये सब कुछ हमने पढ़ा था, खाइबर पास, बोलान पास, सुलेमान की थार रेंजेस, इनसे इंडो आर्यंस आए थे, स्वेट वैली थी जहाँ से अलेक्जेंडर आया था, फिर कश्मीर में काराकोरम रेंजेस के बारे में बताया था, माउंट गॉडविन आस्टिन मैंने बताया था। ओके, उसके बाद ये हिमालय कहाँ तक, असम तक एक्सटेंडेड है, पटकोई नागाई लुशाई रेंजेस यहाँ पर है, पटकोई नागाई लुशाई रेंजेस है। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ा था, सबसे फर्टाइल प्लेन है, ठीक है। फिर इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था कि इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो पंजाब बनाती हैं। उसके बाद पढ़ा था कि इंडस और गंगा के बीच में थार डेजर्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ा था। गंगेटिक प्लेन जो है दिल्ली, यमुना गंगा दोआब के बीच में दिल्ली आता है, वो बहुत कंटेस्टेड प्लेन था इंडिया का, वहाँ पे बहुत सारी बैटल फाउट की गई। फिर साउथर्न पेनिनसुला में पढ़ाया था, विंध्या और सतपुरा वो डिवाइडिंग रेंज की तरह काम करते हैं, ठीक है। फिर डेक्कन प्लेट्यू में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ये पढ़ाया था। फिर पालघाट पास मैंने एक पढ़ाया था कि कावेरी वैली को मालाबार कोस्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था, ये अभी मैंने बताया, डोटा पेटा जो है वो अनदर हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, वेस्टर्न घाट की। ओके, फिर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी, रिवर्स के बारे में कवर किया था। फिर ये भी देखा था इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे इंडिया में यूनिटी क्यों है। ओके, चलिए अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 2 में प्री हिस्टोरिक एज वाला चैप्टर हम अभी कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो जो प्री हिस्टोरिक एज है, प्री हिस्टोरिक एज आज से कंसिडर की जाती है 2 लाख BC पहले हमारी इंडिया में। और इंडिया में काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम के लोग रहते थे और यहाँ पे वो कल्चर था, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में हमको कैसे पता चलता है, पहले तो प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है कि ये हुआ था प्री हिस्टोरिक टाइम में और यहाँ से प्री हिस्टोरिक टाइम स्टार्ट हुआ था। ये सिर्फ हम लोग एजम्पशन लगाते हैं कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किया है उसमें उनको जो एक्सकेवेट करने के बाद चीज़ें मिली हैं उनको एनालाइज करने के बाद चीज़ों को लिंक करने की कोशिश की गई है, कनेक्ट किया गया है कि ऐसे ऐसे हमारी हिस्ट्री डेवलप हुई होगी। इसके अलावा इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और उस टाइम पे लोग क्या यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते थे। तो उन सब के थ्रू हम लोगों ने पता किया कि वो लोग क्या यूज़ करते थे, उनका क्या टूल्स होते थे, क्या आर्ट वो जानते थे या नहीं जानते थे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी ही है जिसने हम लोगों को हेल्प किया है प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पता करने में। अदरवाइज ऐसा कोई उनका रिटन रिकॉर्ड नहीं है। जैसे आज हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रिटन रिकॉर्ड होता है, चाहे न्यूज़ के फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर की फॉर्म में हो, बुक्स के फॉर्म में हो। लेकिन उस टाइम पे ना तो कोई बुक्स लिखता था, ना ही कुछ ऐसे रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं। इसके बाद जब वैदिक कल्चर आएगा वहाँ से हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हुए। जब ऋग्वेदिक ये सारे 4 वेदास लिखे गए तो वहाँ से हमको रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, ठीक है। फिर किंग्स ने अपने अपने इंस्क्रिप्शंस बनाए तो उनसे उनकी विक्ट्री के बारे में पता चला, तो वो रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। लेकिन तब तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड हमको अभी तक नहीं मिला है। तो हम सिर्फ जो चीज़ें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनसे आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ एजम्पशन लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और उनकी डेट पता करते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं और कब से स्टार्ट हुआ। तो देखेंगे हम स्टोन एज में कैसी, स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टोन एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा पेलियोलिथिक एजेस, ठीक है। ये होता है, ये करीबन चला है 2 लाख BC से 10,000 BC
के अराउंड पेलियोलिथिक टाइम माना जाता है, मतलब ओल्ड स्टोन एज, सबसे पुरानी जो स्टोन एज थी जहाँ पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी हम रीड करेंगे कि पेलियोलिथिक में क्या था। ठीक है, दूसरा है मीजोलिथिक, मिडिल स्टोन एज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 10,000 से 6,000 के बीच में। ओके, और उसके बाद आता है हमारा नया स्टोन एज, नियोलिथिक। लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन, तो नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो ये है हमारा 6,000 से लेके 4,000 के बीच में। उसके बाद फिर आता है हमारा मेटल एज, जब हम लोगों ने कॉपर को डिस्कवर कर लिया था। फिर आता है आयरन एज। आयरन एज वैदिक कल्चर से रिलेटेड है, और जो मेटल एज है वो हमारा इंडस कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो दोनों एज थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, तो उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। तो इस बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये पेलियोलिथिक के बारे में, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। अब ये सारी एजेस कब से कब तक, ऐसे हमने आर्कोलॉजिकल जो सर्वे करते हैं वो लोग डेटिंग मेथड कौन सा यूज़ करते हैं कि कोई भी एविडेंस मिला है या कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिला है उसको रिसर्च करके, उसको स्टडी करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये कितने साल पुराना है। तो एक दो डेटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। पहली जो एक टेक्निक है वो है कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक, ठीक है, इसमें क्या होता है, चाहे कोई भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसके अंदर कार्बन जो प्रेजेंट होता है और हर ईयर के साथ साथ उसका कार्बन का कंटेंट लॉस होता जाता है। और अगर आज हमको कोई आर्टिफैक्ट मिला है तो हम उसका कितना कार्बन लॉस हुआ है उसके हिसाब से हम उसका ईयर पता कर सकते हैं कि वो कितने ईयर पुराना है और वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, तो एक ये मेथड होती है कार्बन डेटिंग। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक टाइम को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। देखिए ये है रेडियो कार्बन डेटिंग, कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई है जो है डेंड्रो टेक्नोलॉजी। यार ये लिखा हुआ है यहाँ डेंड्रो टेक्नोलॉजी, नीचे है इधर डेंड्रो टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेंड्रो टेक्नोलॉजी मतलब होता है, एक सेकेंड बताती हूँ। इसमें क्या करते हैं, डेंड्रो टेक्नोलॉजी में जो भी वुड होता है ना उसमें कितनी रिंग्स आ गई हैं ट्री की जो नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म होती है उनको काउंट करके पता लगाया जा सकता है कि ये कितना नया है, कितना पुराना है, इसका कितना एज है। तो जो भी वुडन आर्टिकल्स मिलते थे उसके ऊपर जो वुड की एज होती थी उसको कट करके उसकी नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करके भी हम एज को पता लगा सकते। तो ये दो साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम हिस्ट्री के जो टाइमलाइन है उसको हम पता कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है कार्बन डेटिंग, जिसमें कार्बन कितना लॉस हुआ है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। दूसरा है डेंड्रो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम ट्री के अंदर या वुड के अंदर रिंग्स काउंट करके हम उसकी एज को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जिससे हम जो भी पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज है उसके बारे में, उसके एविडेंस जो मिलते हैं उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पुरानी जो हमारी स्टोन एज है पेलियोलिथिक स्टोन एज उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए प्री हिस्टोरिकल इंडिया का इसमें मैप भी दिया है। ये सारी इधर साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। तो लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगन, रूपर, ये सारी कौन सी साइड्स है, ये है हमारी इंडस वैली वाली साइड। ठीक है, उसी के साथ मक्सी, पल्लवरम, अदिचननलूर, ये सारी मैं आपको अभी बताऊंगी, सारी साइड्स आती हैं। ओके, पेलियोलिथिक साइड मतलब ओल्ड स्टोन एज, जिसमें ओल्ड स्टोन एज मतलब उस टाइम पे कोई भी जनरली ये सारी जो साइट है पेलियोलिथिक साइट मतलब ओल्ड स्टोन एज वाली जो सारी साइट्स हैं वो वाटर सोर्सेज के सराउंड में पाई गई हैं, जैसे किसी रिवर सोर्स पे या किसी लेक के आसपास में। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, ऐसा घर में किसी के यहाँ टैब नहीं लगा हुआ था जिससे पानी आता था। अगर उनको पानी पीना है तो वाटर सोर्स होना चाहिए ना पानी, क्योंकि वाटर तो हमारी बेसिक नीड है। तो इसके लिए आसपास में जहाँ पे वाटर सोर्स होता था वहीं पर ये लोग रहते थे पेलियोलिथिक टाइम में, जिससे वो जब भी उनको पानी पीना हो तो वो पी सकते हैं। ठीक है,
तो वाटर सोर्स के पास में ये पेलियोलिथिक साइट मिलती है। दूसरा, लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहते थे। क्यों? जैसे हमेशा तो वो जंगल में नहीं घूम सकते, हमेशा तो वो बाहर नहीं रह सकते। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी की टाइम में अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे। जो बड़े बड़े पत्थर के घर बने होते थे, वो पत्थर की केव्स बनी होती थी जो नेचुरली बनी होती है, उनमें रहते थे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम घर बनाना नहीं आता था, हट्स बनाना नहीं आता था। वो तो सिर्फ नोमैडिक पीपल थे, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। क्योंकि जब इंसान का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसको कुछ नहीं पता था, तब उसको सिर्फ एक चीज़ पता थी, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमको दो चीज़ें की ज़रूरत होती है, एक तो खाना, दूसरा हमारा पानी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इंसान, जब उसको भूख लगती थी तो उसने फ्रूट्स तोड़ के खा लेता था। फिर उसका उससे नहीं होता था तो वो एनिमल्स अगर उसको दिख जाते थे तो एनिमल्स को हंट करके खाता था। ठीक है, फिर पानी उसको चाहिए रहता था तो वाटर सोर्स के पास में रहता था। ये दो चीज़ें वो करता था। इसी के बाद फिर उसको स्टोन भी मिल गया। जैसे उसको फ्रूट तोड़ना है तो वो कैसे तोड़े, बहुत ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, कभी तो गिर गया, उसने उठा के खा लिया, लेकिन कभी हो सकता है ऊपर लगा है, उसको कैसे तोड़े? या तो वो पेड़ पर चढ़ के तोड़ेगा, अगर नीचे से तोड़ना है तो वो स्टोन फेंक के तोड़ लेगा। तो ऐसे करके उसका स्टोन का यूज़ करना सीख लिया। ठीक है, तो पेलियोलिथिक टाइम में एक तो ये सारी जो साइट्स थी वो वाटर सोर्स के पास में थी, दूसरा रॉक शेल्टर और केव्स हमको मिले हैं पेलियोलिथिक जितनी साइट्स हैं उसमें। ठीक है, और ये लोग हट्स बनाकर भी नहीं रहते थे, ये रॉक शेल्टर्स में ही रहते थे। अब जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो इस कौन कौन सी, देखो सोन वैली है कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मतलब इधर कहीं। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। ठीक है, आदमगढ़ इन नर्मदा वैली, यहाँ पर ये आदमगढ़। करनूल इन आंध्र प्रदेश, करनूल यहाँ पर कहीं आती है। ठीक है, फिर अतिरापक्कम इन नियर चेन्नई, ये इधर कहीं आती है। ठीक है, तो ये सारी पेलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे हमको पेलियोलिथिक एविडेंस मिले हैं। मैं एक और मेरे पास मैप है, मैं आपको उसमें भी एक बार बता देती हूँ। ये रहा दिस वन, देखिए इसमें पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में दिया है। देखिए ये जो ट्राइंगल वाले जितने हैं वो सारी हमारी पेलियोलिथिक साइट्स है। तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेलियोलिथिक साइट है वो है भीमबेटका, जहाँ पे बड़े बड़े रॉक शेल्टर बने हैं, जिसमें रॉक पेंटिंग्स भी बनी है, केव पेंटिंग्स जिनको बोलते हैं। क्योंकि जब बारिश होती होगी या बहुत गर्मी होती होगी, जब इंसान उसके अंदर रहता होगा तो वो क्या करेगा, दिन भर अंदर रहेगा तो वो उसके मन में जो काम, जो भी वो सोचता होगा, उसको पेंटिंग की थ्रू वॉल पे पेंट करता होगा, बनाता होगा। तो इसलिए ये सारी रॉक पेंटिंग्स या केव पेंटिंग्स हमको मिली है इन केव्स में। जैसे भीमबेटका केव्स है। ठीक है, फिर ये आंध्र प्रदेश में करनूल केव्स है। ऐसे ही यहाँ ये हुंस की, ये सारी क्या है, पेलियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, उसके अलावा देखो पेलियोलिथिक साइट्स के टाइम पे और क्या होता था। अब वो फूड कैसे कलेक्ट करते थे पेलियोलिथिक साइड में, वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, या फिर जो भी प्लांट्स या फ्रूट्स लगे हुए हैं उनको गैदर करते थे, तोड़ते थे। ठीक है, इसलिए जो पेलियोलिथिक टाइम के लोग थे उनको क्या बोला जाता था, हंटर और गैदरर बोला जाता था। वो हंटिंग करते थे, फिर गैदरिंग करते थे। साथ में वो क्या टूल्स उस टाइम यूज़ करते होंगे, तो वो स्टोन टूल्स यूज़ करते होंगे, बड़े पत्थर जो उनको मिलते होंगे नेचुरली, जो वहाँ पर रखे रहते होंगे, उसको यूज़ करते होंगे। ठीक है, लार्ज एनिमल्स को वो लोग ग्रुप में हंट करते होंगे। बड़ा एनिमल है तो उसको एक अकेला इंसान हंट नहीं कर सकता, तो वो लोग एक ग्रुप बनाकर उनको हंट करते थे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज क्या थी, किसी को नहीं पता कि वो क्या लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो कैसे कम्युनिकेशन करते थे आपस में, किसी को इस बारे में नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर लेकिन उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया जैसे जैसे टाइम पास होता गया। जैसे ही वो थोड़ा और आगे टाइम पास हुआ, उसके बाद वो लोग क्या करने लगे, पहले तो वो एनिमल्स को हंट करके खाते थे। फिर उनको लगा कि ज़्यादा बड़ा जानवर है या अभी ज़्यादा जानवर उनके पास में आ गए, तो कुछ को वो हंट कर लेते थे, कुछ को अपने साथ ले जाते थे। तो ऐसे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया होगा उन्होंने, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ। फिर छोटे छोटे प्लांट्स वो ग्रो करने लग गए होंगे, एक आधी उनको ऐसा सीड मिल गया होगा जिसको उन्होंने डाला होगा मिट्टी में, तो हो सकता है वो 2 4 5 दिन वहाँ रहे हो, वो ग्रो कर गया हो। तो स्मॉल लेवल पे उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था और प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे। लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर उन लोगों को नोन नहीं था कि कैसे इतने बड़े लेवल पे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, भीमबेटका में क्या है, हमको भीमबेटका में ओल्ड स्टोन
एज के टाइम का ही पेंटिंग्स वहाँ पर मिली है, रॉक पेंटिंग्स उसमें मिली हैं, ठीक है। तो भीमबेटका कहाँ पर आती है, मैंने आपको बताया था, भीमबेटका आती है हमारी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। ये एक हैबिटेशन साइट थी जहाँ पर लोग रहते थे ये, और ये किसके लिए फेमस है, पेलियोलिथिक पेंटिंग के लिए फेमस है। और किसने इसको डिस्कवर किया था, तो V.S. वाकंकर, एक हिस्टोरिकल, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, V.S. वाकंकर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1957 में, ओके। और ये भी पता किया था कि ये जो केव है भीमबेटका केव्स, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो वो नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे और उन कलर्स को वाटर के साथ मिक्स किया जाता था और फिर उनसे पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये सारे काम वो लोग करते थे, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है इस बुक में। उसके बाद हम आते हैं हमारा मीज़ोलिथिक एज में, मतलब मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज कब से कब तक कंसिडर किया जाता है, 10,000 BC टू 6,000 BC, ठीक है। ये देखिए 10,000 BC से लेके 6,000 BC का जो टाइम है उसको मीज़ोलिथिक एज बोलते हैं या मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। ये एज एक्चुअली बस एक ट्रांजिशन है पेलियोलिथिक एज का नियोलिथिक के बीच वाला। मतलब एक ऐसा एज जिसमें इंसान को कुछ भी नहीं आता था, एक ऐसा एज जिसमें इंसान एग्रीकल्चर सीख गया, डोमेस्टिकेशन करना सीख गया। यहाँ इंसान को ना एग्रीकल्चर आता था ना डोमेस्टिकेशन आता था, वो सिर्फ क्या करता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था। यहाँ उसको एग्रीकल्चर करना भी आ गया और एक जगह रहना भी आ गया, विलेज भी बनाने लग गया, पॉटरी भी बनाने लग गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। अब मिडिल स्टोन एज में लोगों को क्या क्या मिलता है, मिडिल स्टोन एज में लोगों को छोटे छोटे पत्थर, जो साइज़ है स्टोन का वो काफ़ी छोटा हो गया है, बहुत स्मॉल स्टोन ये लोग यूज़ करते थे और बड़े एनिमल्स को कभी हंट नहीं करते थे, ये स्मॉल एनिमल्स को हंट करने लग गए थे। ये दो चीज़ें मीज़ोलिथिक के टाइम पर हुई हैं, ठीक है। अब इनकी इम्पॉर्टेंट साइट क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मीज़ोलिथिक की इम्पॉर्टेंट साइट ये देखिए, मीज़ोलिथिक की साइड से आदमगढ़ और लगनांग, ये गुजरात में आती है, यहाँ पे कहीं आती है लगनांग, यहाँ आती है लगनांग, और आदमगढ़ आती है MP में, यहाँ इस आदमगढ़ आती है, ठीक है। और राजस्थान और UP में भी कुछ साइट्स मिली हुई हैं जो मीज़ोलिथिक साइट्स हैं, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें भी शायद नहीं दिए हैं, नहीं इस मैप में भी नहीं है, ओके। चलो मीज़ोलिथिक साइड में ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इस हमको ये मीज़ोलिथिक साइड के बारे में और क्या पता चलता है, कुछ पेंटिंग्स हमको मिली हैं जो रॉक शेल्टर्स होते थे या केव्स होते थे, वो उनकी सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हंटिंग करते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उन सब के बारे में हमको पता चलता है मीज़ोलिथिक पेंटिंग्स के थ्रू। फिर बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं इस टाइम के, ठीक है। स्टोन टूल्स कैसे मिले हैं, जैसे माइक्रोलिथ में 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इतने ही साइज़ के हमको स्टोन टूल्स मिले हैं। यहाँ पे भी लोग क्या होते थे, मेनली हंटर गैदरर ही होते थे, ठीक है। हंटिंग ही करते थे, गैदरिंग ही करते थे, ठीक है। पर ये लोगों ने एक चीज़ शिफ्ट कर ली थी, जैसे मैंने अभी बताया, बड़े एनिमल की जगह अब ये कौन से एनिमल्स को मार के खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग करना स्टार्ट किया इन लोगों ने, ठीक है। ये चीज़ थी। साथ में इन लोगों ने एक और चीज़ सीख ली थी, वो थी फिशिंग, ठीक है। फिशिंग इन्होंने सीख ली थी। एक मिनट, देख रही इधर लिखा हुआ है फिशिंग, ये देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल इज फाउंड, टीनी स्टोन आर्टिफैक्ट स्मॉल इन साइज कॉल्ड माइक्रोलिथ, और दे हंटेड द स्मॉल एनिमल एंड फिशिंग, ठीक है। तो वो स्मॉल एनिमल्स ऑफ फिशिंग, ये हंटिंग करते थे स्मॉल एनिमल्स की और फिशिंग करते थे, ठीक है। बो और एरो का यूज़ करते थे इस पीरियड में। उसके अलावा उन्होंने एक ही जगह सेटल होना सीख लिया था लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब अभी तक वो सिर्फ नोमैडिक थे, इधर उधर ज़्यादा देर नहीं रहते थे। खाना खाया, फूड मिले तो फूड खाया, फ्रूट तोड़ लिए, एनिमल्स को हंट किया और वो चल देते थे आगे की तरफ। लेकिन मीज़ोलिथिक में देखा गया कि वो लोग एक ही एरिया में काफ़ी टाइम तक रह लेते थे, ठीक है। तो सेटल होने की टेंडेंसी उनमें आ गई थी लॉन्गर पीरियड्स के लिए एक ही एरिया में। साथ में उन्होंने क्या
कर दिया था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर दिया था, या प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। छोटे छोटे प्लांट्स वो ग्रो करना सीख गए थे कि हाँ हम इनको ग्रो करेंगे, इन सीड्स से तो हमको कुछ प्लांट्स मिलेंगे, तो वो चीज़ें वो सीख गए थे। एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी सीख गए थे और प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी सीख गए थे। उसके अलावा हमको इन साइड से एनिमल बोन्स भी मिलते हैं, जैसे डॉग की, डियर की, बोर की, ऑस्ट्रिच। क्योंकि कैसे एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करेगा? शेर को तो वो अपने साथ डोमेस्टिकेट नहीं करेगा ना, तो जो उसके साथ रह सकता है उन्हीं को करेगा। जैसे डॉग हुआ, डियर हुआ, उनको कुछ टाइम अपने साथ रखेगा और जब उसको भूख लगेगी तो हो सकता है कि उसको हंट करके खा भी ले। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारी आती है नियोलिथिक एज। ये देखिए नियोलिथिक एज। इस एज में जो ट्रांजिशन हुआ है वो बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान ने सब कुछ सीख लिया। एग्रीकल्चर करना सीख लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सीख लिया, सिविलाइज्ड हो गया, विलेज बनाने लग गया। ठीक है, तो ये जो एज है इसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। और उनके टूल्स जो होते थे न्यू स्टोन एज वालों के, वो काफ़ी शार्प होते थे, क्योंकि उनको हर टेक्निक में मास्टर हो गए थे वो अब तक। ठीक है, तो ये बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई थी इस एज में। 6000 BC से लेके 4000 BC तक ये एज को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, और जो न्यूलिथिक रिमेन्स हैं वो हमको बहुत सारी इंडिया के वेरियस पार्ट से हमको मिलते हैं, जैसे कश्मीर वैली हुआ, चिरांद हुआ, बेलान वैली हुआ। ठीक है, इन सब से हम लोगों को नियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी प्लेसेस है, डेक्कन भी बहुत सारी प्लेसेस हैं। उसके अलावा कोडेकल इन कर्नाटक, पय्यमपाली इन तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र प्रदेश, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, इन सब से हमको नियोलिथिक एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको मैप के थ्रू भी बता देती हूँ। ये देखिए, इसमें ये जो स्क्वायर वाली साइट्स हैं वो सारी नियोलिथिक साइट्स है, जैसे कोलदीवारा हुआ, महागरा हुआ, चिरांद बिहार में जो है, दाउजी हेडिंग इन असम, ये भी एक नियोलिथिक साइट है। हल्लूर इन कर्नाटका, ये भी एक नियोलिथिक साइट है। पय्यमपाली इन तमिलनाडु, ये भी एक नियोलिथिक साइट है। फिर यहाँ मेहरगढ़, जिसमें हमको एविडेंस मिले कि सबसे पहले वीट ग्रो किया गया था, ये पाकिस्तान में आती है। ये मोहनजोदारो से इधर नॉर्थ वेस्ट की साइड में है मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ पे हमको एविडेंस मिले कि सबसे पहला जो वीट ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर कल्टीवेट किए गए थे? मेहरगढ़ में कल्टीवेट किए गए थे। ठीक है, चलिए ओके। अब और देखते हैं हम नियोलिथिक साइट्स के बारे में। नियोलिथिक साइट्स के मेन फीचर्स क्या क्या थे? तो नियोलिथिक साइट्स में ये लोग एग्रीकल्चर, सबसे मेन फीचर था कि एग्रीकल्चर करना इन्होंने सीख लिया था। ठीक है, दूसरा एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। और जो स्टोन टूल्स है वो पॉलिश्ड होते थे। कैसे होते थे? पॉलिश्ड होते थे। अभी तक के जो स्टोन टूल्स थे वो सिर्फ ऐसे ही होते थे। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने अब एग्रीकल्चर सीख लिया है, तो एग्रीकल्चर से जो ग्रेन आएगा उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या बनाना सीख लिया? पॉटरी मेकिंग करना सीख लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ये एग्रीकल्चर सीख जाएगा इंसान, एग्रीकल्चर एक दिन में तो नहीं हो जाएगा पूरा। जैसे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो एक दिन में जो भी उनको फ्रूट्स मिलते थे वो तोड़ कर खा लेते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में अगर उन्होंने सीड्स ग्रो किए तो उसको पानी भी देना होगा, उसके साथ रहना भी होगा, और एक उनका जेस्टेशन पीरियड होता है, उतने टाइम में ही वो ग्रो करेगा। तो इसके वजह से उनको एक ही जगह पे रहना पड़ा तो उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना सीख लिया। ठीक है, सेटल्ड लाइफ जीना सीख लिया, इसके वजह से विलेज बनकर आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक इंसान तो अकेला एग्रीकल्चर नहीं करेगा, बहुत सारे लोग साथ में एग्रीकल्चर करते थे। अब एग्रीकल्चर करने की वजह से, जैसे मान लो एक विलेज में 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग में से मान लो 50 लोग अगर एग्रीकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो बाकी ये सारे 50 लोग तो क्या हुआ, ये 50 लोग तो सबके लिए फूड प्रोड्यूस कर ही लेंगे ना, एक इंसान एक के लिए प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बाकी के जो 50 लोग हैं वो फ्री रहेंगे। जब वो फ्री रहेंगे तो उनका दिमाग दूसरी चीज़ों में चलेगा कि अगर एग्रीकल्चर से ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उनके लिए पॉट बनाएं, पॉट बना के उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, या फिर उनकी कुकिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरी चीज़ों का आर्ट उनका डेवलप्ड हो जाएगा, जो भी वो चीज़ें जानते होंगे या जो भी अपने अंदर उनकी जो आर्ट होगी वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आर्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा तो ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कि कुछ चीज़ें आप हमसे लो, कुछ जो चीज़ें आप ग्रो करते हो वो आप हमको दो, और जो हम ग्रो करते हैं वो आपको दो। तो ऐसे ट्रेड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। और उसके अलावा न्यूलिथिक टाइम में क्या होता था, यहाँ पर जो टूल्स मेकिंग की टेक्नोलॉजी थी, टूल्स मेकिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखी गई है। पॉलिश्ड टूल आए थे। ठीक है, हंटिंग बहुत इजी होने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी शार्प टूल ये लोग बनाने लग गए थे। ट्री कटिंग के लिए वो टूल्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके अलावा और क्या चीज़ें होती थी, मड ब्रिक हाउस बनाए जाते थे, ग्रास हट नहीं बनाए जाते थे। अब क्या होने लग गया, मिट्टी के घर बनाए जाने लगे। ठीक है, मड ब्रिक्स बनाए जाने लगे, ग्रास हट अब नहीं बनाया जाता, मड ब्रिक बनाए, क्योंकि एक ही जगह रहना है। अब जहाँ हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वहाँ पर रॉक शेल्टर हो, तो उसके लिए हमको घर बना के रहना पड़ेगा, बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, तो ठंड से बचने के लिए तो ये लोग मड ब्रिक हाउसेज में रहते थे। ठीक है, उसके अलावा व्हील का इन्वेंशन हो चुका था। जब तक व्हील का यूज़ करके ही इन लोगों ने क्या बनाना सीख लिया था, पॉटरी बनाना सीख लिया था। ओके, उसके अलावा पॉटरी का यूज़ कहाँ किया जाता था, पॉटरी का यूज़ ये लोग करते थे कुकिंग के लिए करते थे। ठीक है, उसमें डाल के खाना पका सकते हैं। दूसरा ये क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे। और फिर एक और चीज़ न्यूलिथिक साइड में हुई थी, वो थी कॉफिन्स बनने लग गए थे बरियल के लिए। जो भी डेड पर्सन होता था उसको, उसका बरियल मतलब उसको दफनाने के लिए कॉफिन बनाने लगे। ऐसा कॉफिन बनाते थे, उसमें डेड पर्सन को यहाँ पे रखते थे। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर स्टोन रख देते थे। तो ये डेड बरियल्स के लिए कॉफिन्स बनाना स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक टाइप साइड में। उसके अलावा ये सारी ग्रेन्स को ग्रो करने लग गए थे, जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, ये सारी जो भी ग्रेन बियरिंग सीड्स होती थी उनको ग्रो करते थे। राइस को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता था ईस्ट में। अभी भी आप देखोगे तो ईस्टर्न वाली जो, जैसे तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये सारी जो जगह वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, शीप, गोट, इन सब का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, कैटल का डोमेस्टिकेशन किया जाता है। कैटल को कल्टीवेशन में भी यूज़ किया जाता था, मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर लिया जाता था, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, अगर कोई चीज़ें इधर से उधर ले जानी है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है, और न्यूलिथिक एज में लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाना सीख गए थे, वो थे कपड़े, क्लोथ्स। मतलब कॉटन ग्रो करना सीख गए थे, कॉटन ग्रो करना सीख गए थे तो उससे कपड़े बनाना भी सीख गए थे। ठीक है, तो क्लोथ्स भी फाउंड हुए हमको न्यूलिथिक साइड के, कॉटन के भी मिले हैं, और प्लस वूल भी इन लोगों ने इन्वेंट मतलब देख लिया था कि वूल्स का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को आ गई थी नियोलिथिक साइड तक। तो हमने देखा कि पेलियोलिथिक साइड में, पेलियोलिथिक जो एज थी उसमें सब सिर्फ लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स होते थे। लेकिन नियोलिथिक साइड आते आते उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी। एग्रीकल्चर सीख लिया हमारा, फिर एनिमल का डोमेस्टिकेशन सीख लिया, क्लोथ बनाना सीख लिया, फिर और क्या सीख लिया, ट्रांसपोर्ट करना सीख लिया, ट्रेड करना सीख लिया। ये सारी चीज़ें सीख चुके थे वो नियोलिथिक साइड्स तक। ठीक है, नियोलिथिक साइड के बाद आती है हमारी मेटल एज। ठीक है, मेटल एज में क्या होगा, ये देखिए ये मेटल एज है। मेटल एज में हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर के थ्रू हम क्या करेंगे, ब्रोंज बनाने लग जाएंगे, और बहुत सारे मेटल के आर्टिफैक्ट्स हम लोगों को बनाने आने लग जाएंगे। मेटल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, मेटल की आर्टिफैक्ट्स बन सकते हैं, स्कल्पचर्स बन सकते हैं, टॉय कार्ड बन सकती है, टॉयज़ बन सकते हैं, और एग्रीकल्चर करने के लिए हल जिसको बोलते हैं वो बन सकता है। ठीक है, तो एक बार मेटल डिस्कवर हो गया है तो मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो ये मेटल एज स्टार्ट होता है। तो मेटल एज, चार्कोलिथिक एज जो कॉपर स्टोन एज है, लेकिन कॉपर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, कॉपर आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोन का यूज़ होना बंद हो गया था। स्टोन अभी भी यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरी उन्होंने नई नई टेक्निक सीख ली थी, जैसे स्मेल्टिंग,
ओर, स्मेल्टिंग ओर मतलब होता है कि ओर से कॉपर निकालना, ये उन्होंने सीख लिया था। ठीक है, दूसरा उन्होंने सीख लिया था मेटल आर्टिफैक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे इंडस वैली में हमको बहुत सारे मेटल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बनाना सीख लिया था। इसके अलावा क्या सीखा था, माइक्रोलिथिक टूल्स को भी यूज़ किया जाता था। पीपल बिगेन टू ट्रबल फॉर, अब देखो, अब जब कॉपर मिलेगा, एक इंसान को कॉपर मिला, इसका मतलब सबको नहीं मिला, तो लोग क्या करते थे, कॉपर ढूंढने के लिए लंबा लंबा ट्रैवल करने लग गए थे, बहुत डिस्टेंस प्लेसेस तक जाते थे जहाँ पे कॉपर मिल रहा है, वहाँ से कॉपर ओर से कॉपर एक्सट्रैक्ट करके लाते थे। तो लोगों ने बहुत लंबा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था कॉपर के लिए, मेटल के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके अलावा ये जो कल्चर है वो रिवर वैली में ही ग्रो ज़्यादा हुआ है। ये जो चालकोलिथिक कल्चर है वो रिवर वैली में ही ग्रो ज़्यादा हुआ है। जैसे हरप्पन कल्चर है वो चालकोलिथिक कल्चर है, क्योंकि उसमें मेटल का काफ़ी, मतलब मेटल के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो हमको उससे पता चलता है वो लोग मेटल यूज़ करते थे, ब्रोंज यूज़ करते थे। तो मेटल और ब्रोंज का काफ़ी यूज़ हुआ है हरप्पन कल्चर में। तो हरप्पन कल्चर को भी चालकोलिथिक कल्चर बोला जाता है, जो इंडस वैली के, इंडस रिवर के अक्रॉस बना हुआ है। ठीक है, ऐसे जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में भी बहुत सारी रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर भी चालकोलिथिक कल्चर हमको मिला हुआ है। ठीक है, साउथ में लेकिन मेटल का यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ था बिगनिंग में। जैसे मेटल एज कब स्टार्ट हो गई थी, 3500 BC से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन साउथ में जो हमको मेटल के एविडेंस मिले हैं वो 2000 BC के क्रॉस मिले हैं। ठीक है, तो तब से वहाँ पर स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे क्या क्या मिला है, जैसे टेराकोटा मिले हैं, पॉटरी मिली है, ठीक है, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ये सब हम लोग को साउथ इंडिया में मिला है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, अब नेक्स्ट जो है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वहाँ से हम पढ़ेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। पेलियोलिथिक में हमारा इंसान क्या होता था, हंटर और गैदरर होता था, रॉक शेल्टर केव्स वगैरह में रहता था। मीजोलिथिक जो है मेन ट्रांजिशन एज है किसके बीच में, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। इसमें सिर्फ स्मॉल स्टोन यूज़ करता था, स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग करता था, फिशिंग करना सीख कर लिया था, प्राइमरी कल्टीवेशन उसने करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा नियोलिथिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हुई कि उसने एग्रीकल्चर करना सीख लिया, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया, दूसरा उसने पॉटरी मेकिंग सीख लिया और ट्रेड करना वो सीख गया। ये सारी चीज़ें वो नियोलिथिक में सीख चुका था। उसके बाद आता है हमारा चालकोलिथिक। चालकोलिथिक एज में उसने मेटल को डिस्कवर किया था, कॉपर को। उसके बाद वो मेटल की स्मेल्टिंग करना सीख गया था और साथ में मेटल आर्टिफैक्ट्स बनाना सीख गया था। ये सारी चीज़ें कॉपर स्टोन एज में हुई। ठीक है, दैट इज़ फॉर द